जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, जो हम नंबर सिस्टम में कवर कर रहे हैं। आज से हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में, है ना, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सीजी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हम पूछे गए हैं उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि हमारे चैनल में सारे जो जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं वो टोटली फ्री है ना, और इससे आप सीजी, व्यापम और एसएससी वगैरह की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम, व्यापम या फिर पीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि 4 घड़ियों में से एक प्रत्येक 30 मिनट में, दूसरी प्रत्येक 45 मिनट में, तीसरी प्रत्येक 45 मिनट में तथा चौथी प्रत्येक 15 मिनट में टिक की आवाज़ करती है, तो ये सभी एक साथ दोपहर 12 बजे टिक करती थी, तो अगली टिक की आवाज़ कब होगी, ठीक है। कुछ नहीं कहा है, हमारे पास 4 घड़ियाँ हैं, है ना, 4 घड़ियाँ हैं ऐसे समय बताने वाली, ऐसा मैं घड़ी बना देता हूँ, ठीक है। 4 घड़ियाँ हैं, एक का जो टाइम है वो 30 मिनट है, ठीक है, दूसरे का जो टाइम है वो 45 मिनट है, और जो तीसरे का टाइम है ना, वो 1 घंटा 45 मिनट है। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 105 मिनट, ठीक है। और जो चौथा घड़ी है वो 15 मिनट है। तो ये जो है, एक जो है 30 मिनट में टिक की आवाज़ करती है, दूसरा 45 मिनट में, तीसरा 105 मिनट में, और चौथा जो है हर 15 मिनट में, है ना, हर 15 मिनट की बात है ये। तो एक साथ ये लोग कब बजेंगे, है ना, एक साथ कब बजेंगे, तो एक साथ वाला कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा एलसीएम निकालने वाला। देखिए क्वेश्चन सबको आता है पर पहचानना क्या होता है, ये देखिए एक साथ क्या होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, शायद आपको अच्छा लगे, पसंद आए। देखिए मैं कुछ अंक बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ अंक बना लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ मैं 10 लिखा, 10 के बाद मैंने एक और क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ एक 12 लिख दिया। चलिए लाइन से मैं लिखता हूँ, मेरे पास ए, बी, सी और डी 4 बच्चे हैं, ठीक है। ए के पास है 6, बी के पास है 10, सी के पास है 12 और डी के पास है 15 रुपये, ठीक है। डी के पास है 15 रुपया। अब ये तीनों गए एक मेले में, ठीक है, मेले बोलिए या फिर बाज़ार बोलिए, ये तीनों गए मेले या फिर एक बाज़ार में। तो सबसे जो ये देखो, इन चारों को कुछ सामान खरीदना है, सामान मतलब टॉफ़ी मान लेते हैं या फिर मिठाई मान लेते हैं, है ना, इनको मिठाई खरीदना है। तो डी जो है, जो जिसके पास अधिक पैसा है ना, जिसके पास अधिक पैसा है वो गया दुकानदार के पास और बोला कि क्या हमारे पास, क्या सभी के पास एक मिनट, है ना, इनकी जी अधिकतम जो ऐसे मत समझिए कि इनके पास 6 रुपये हैं, ये अधिकतम जो 6-12, ये जो है 6-12 इस प्रकार से खर्चा कर सकता है। बी जो है 10-20-30 खर्चा कर सकता है। सी जो है 12 और उसके बाद है 12 में 24 12 36, इस प्रकार अपने पहाड़े के हिसाब से ये लोग व्यय कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास इतना ही कॉइन है। चलिए फिर से ऐसा समझिए, फिर आप कंफ्यूज आएंगे। इनके पास ना 6-6 रुपये का नोट है, ये मान लेते हैं, है ना, इनके पास 6 का नोट है, इनके पास 10 का नोट है, इनके पास 12 का है और इनके पास 15 का नोट है, बाकी चिल्लर इनके पास नहीं है। तो डी गया एक मिठाई वाले के पास, इनके पास एक सामान खरीदने के लिए, ठीक है, क्या खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए। तो क्या हुआ, ये बोला कि मेरे पास 15 रुपये हैं, मैं मिठाई खरीदूँगा। 6 से बोला तो मेरे पास 6 रुपये हैं, और अगर मैं 2 गुना करूँ तो मेरे पास 12 हो जाएगा, है ना, फिर भी वो 15 से कम है, और 3 गुना कर दूंगा तो मेरे पास 6 18 रुपये हो जाएगा। तो मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास चिल्लर नहीं है। 10 से पूछा गया तो मेरे पास भी वही कंडीशन है कि मेरे पास तो 10 रुपये है, अगर 2 नोट दे दूंगा तो मैं 20 दे पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। 12 के पास गए, 12 भी बोलता है कि मेरे पास 12 रुपये हैं जो 15 से कम है। तीसरी बात, है ना, तीसरी बात, अगर मैं डबल करूँगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है।
तब 15 बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना रुपया डबल कर देता हूँ। तो 15 का हमने डबल कर दिया 30। अब हमने इसमें पूछा कि किसको किसको इसमें जम रहा है ना। तो 6 बोला कि 6 पंचे 30 है ना। यदि मैं 5 नोट दूंगा तो मैं 30 रुपये की मिठाई खरीद सकता हूँ। तो ये तो राज़ी हो गया, ठीक है, ये जो है राज़ी हो गया। बी के पास जाया गया है ना। बी बोला कि अच्छा 30 रुपये है, तो मैं अगर 3 नोट दूंगा तो मेरे पास भी 30 रुपये का मिठाई आ जाएगा, तो ये भी राज़ी हो गया, ठीक है। सी के पास गया। सी बोला कि अगर मैं 2 नोट दूंगा तो 24 होगा, 3 नोट दूंगा तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मैं तो राज़ी नहीं हूँ। तो सी इसमें राज़ी नहीं हुआ। डी तो ऑलरेडी राज़ी हुआ है, तो फिर डी ने फिर इसको और कैंसिल किया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डी भी मल्टीपल में दे सकता है क्योंकि उसके पास 15 का नोट है, तो बी ने एक और नोट मिलाया और ये हो गया 45 रुपया। अब इसमें कौन कौन राज़ी है? तो इसमें तो कोई राज़ी नहीं है ना। 6 के पहाड़े में भी 45 नहीं आता, 10 के पहाड़े में भी 45 नहीं आता, 12 के पहाड़े में भी 45 नहीं आता, 15 के में तो आता है, लेकिन 15 अकेला कर नहीं सकता क्योंकि लेना सभी को एक साथ है। अब फिर से एक बार आगे बढ़ाया गया। डी ने 4 नोट निकाले तो 15 चौक 60 रुपया हो गया। अब देखते हैं, अब जो अब डी जो है ए के पास गया, देखो मैंने 60 रुपये मिला दिया है, अब देखो कि तुम 60 कर सकते हो क्या? तो ए बोला हाँ, मैं 6 रुपये का अगर 10 नोट मिलाऊं तो मेरे पास 60 रुपये हो जाएगा, मैं तो रेडी हूँ, है ना। इस सामान को खरीदने के लिए तो मैं रेडी हूँ, ठीक है। बी के पास गया तो बी बोला मेरे पास 10 है, 6 नोट मिलाऊंगा तो बिल्कुल मेरे पास 60 आ जाएंगे, तो मैं भी रेडी हूँ। सी के पास गया, बोले मेरे पास 12 की नोट है, तो यदि मैं 5 नोट मिलाता हूँ, है ना, 5 नोट मिलाता हूँ तो मेरे पास 60 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार ये तीनों जिसमें शामिल हो गए, है ना, तीनों का जो कंडीशन अगर फॉलो हो जाता है तब हम उसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। इतना बताने का मतलब मेरा यही था, यदि तीनों या फिर जितने भी नंबर आपको दिए रहेंगे, यदि वो उसके पाढ़े में आएंगे, है ना, और उसके आगे नहीं आना चाहिए ना, जो सबसे पहला आएगा तीनों के पाढ़े में वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। इतना बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका बताइए। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़िए, ठीक है। सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ना है और इसको हमको प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। इसका हमको प्राइम फैक्टर करना रहता है। प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे होगा? इसका प्राइम फैक्टर कैसे होगा ये देखिएगा, है ना। इसका प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। आप इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए, या फिर ठीक है, हमने 105 का प्राइम फैक्टर किया, है ना। प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे तो इसको आप भाग भाग में तोड़ लीजिए। भाग भाग में कैसे तोड़ते हैं ये देखिएगा, या तो अब इसको भाग भाग में तोड़ लीजिए या इसका छोटा सा प्राइम फैक्टर कर लीजिए, है ना, छोटा सा प्राइम फैक्टर कर लीजिए। कैसे? देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेट लग सकता है, मैं अब बता रहा हूँ कि आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट तरीके से एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हमको बड़े संख्या का प्राइम फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा आपके 3 से जाएगा, कितने बार जाएगा? 3 से आपका चला जाएगा 5 बार, है ना। 3 से 5 बार जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, और 5 7 35। इसका मतलब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो हमको क्या मिला? 3 इंटू सॉरी, है ना, इसको क्या मिला? 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमको मिला, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको जगह की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये अब मैं मिला दिया। तो सबसे पहले जो बड़ा अंक होगा उसका आपको प्राइम फैक्टर करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब इसको 15 को हम प्राइम फैक्टर करने जा रहे हैं, तो 5 दिया 15 होता है, तो 5 इंटू 3। अब हमको ये देखना है क्या ये 5 और 3 इसमें शामिल है, हैं? क्या 5 और 3 इसमें शामिल है? तो यहाँ 5 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, तो इसको यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 15 का खेल हमने निपटा दिया। अब चलते हैं 30 के पास, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? ये होता है 6 पंचे 30 होता है ना, तो ये 5 कर लीजिए, इंटू 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या 3 और 5 इसमें शामिल है? तो 5 पहले से शामिल है, 3 पहले से शामिल है, 2 इसमें नहीं था तो हम यहाँ 2 मिला लिए, ठीक है। 2 इसमें नहीं था इसलिए हमने 2 इसमें मिला लिए। अब 45 के पास चलते हैं। 45 को कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? देखिए, ये होता है 9 पंचे 45, तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हुआ ना, सॉरी 9 पंचे 45, तो 5 हो गया। और 9 को कैसे जोड़ सकते हैं? तो 3 इंटू 3 इस प्रकार तोड़ सकते हैं,
देखिए 3 3 9, 9 5 45, ठीक है। अब मिलाइए कि हमारे पास 5 और 3 है, तो 5 और 3 है तो ये वाला 5 कट गया, 3 कट गया, लेकिन ये वाला 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है ना, इसमें एक्स्ट्रा 3 तो है नहीं, तो इस 3 को मिला लीजिए। अब पूरे को गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा 105 था। 105 दूनी कितना होता है? 105 दूनी होता है 210, है ना, 210 होता है, और 210 दिया करेंगे तो ये हो जाएगा 630, ठीक है, ये हो जाएगा 630। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। यदि आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो आपको जल्दी निकलेगा, या फिर एक कमा कर सकते हैं कि आप सभी को एक साथ भाग विधि से, है ना, या फिर प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। लेकिन यदि शॉर्ट में निकालना है तो आप इस तरह का भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया इसलिए आपको थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। अब आपको यदि हैबिट हो जाएगा तो आप किसी को आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या था, एलसीएम निकालना, तो हमारा एलसीएम तो निकल चुका है, ठीक है। अब करना क्या है, ये देखिए क्वेश्चन में आते हैं वापस। ये तो एलसीएम निकालने का तरीका बता दिया। क्वेश्चन में करना क्या है, अभी जो 630 निकला है ना, ये जो 630 निकला है ये हमारे मिनट में है, हमको तो घंटे में चेंज करना है। तो घंटे में चेंज करने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 0 से 0 कटा, है ना, शायद हम 60 10 घंटा, है ना, ये हो जाएगा आपका 10 सही 1/2 आ जाएगा। 10 सही 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 10.5 घंटा, 10.5 घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। और हमारे पास समय क्या दिया था कि वो दोपहर के 12 बजे टिक करता है। क्या करता है, दोपहर के 12 बजे टिक करता है। तो दोपहर के 12 में यदि हम 10 घंटा जोड़ेंगे, है ना, जोड़ के देखिए, यदि दोपहर के 12 बजे में यदि हम 10.5 घंटा जोड़ते हैं तो हमें रात के 10:30 बजे का टाइम मिलता है। तो आंसर हमारा ये हो गया कि घंटी जो है रात के 10:30 बजे बजेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 घंटियाँ हैं, क्रमशः 15, 20, 25 के अंतराल में बजती है। प्रातः 9 बजे एक 7 बजने के बाद तीनों पुनः कब बजेंगी? फिर से हमको एलसीएम निकालना है किसका। अब मैं घड़ी का चित्र नहीं बनाऊंगा, ठीक है, 15, 20 और 25 का, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो पहले कि इसको 5 × 5 के लिए सबसे बड़ा संख्या है, ठीक है। अब 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 2 × 2, है ना, 4 2 दूनी 4, 4 5 20, 5 तो इसमें पहले से है ना, 5 इसमें पहले से है। तब क्या करेंगे, हम दोनों 2 को इसमें शामिल कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों 2 को इसमें शामिल कर देंगे। दोनों 2 को शामिल करने का मतलब है 2 ही लिखिए ताकि इसमें हमको काटते बनेंगे, ठीक है। इस 5 को कैसे लिख सकते, 15 को तो 5 × 15 लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा 5 तो है ना, 3 नहीं है तो 3 को हम शामिल कर लेते हैं। अब इतने को गुना कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है 5 × 25, 25 × 75 और 75 चौक 300, ठीक है। 75 देख ये हो गया 5 × 25, 25 × 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, तो हमारा एलसीएम निकला 300। लेकिन जो 300 है हमारा मिनट में आया है ना, और हमको बताना घंटे में है। 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30, हमको इसका आंसर मिल जाएगा 5, ठीक है, 5 घंटा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ये जो प्रातः 9 बजे बजती है, ठीक है, तो इसमें 5 जोड़ देते हैं। 9 × 5 क्या होता है, 14, और 14 का मतलब होता है 2 बजना, ठीक है। तो ये दोपहर के 2 बजे, ठीक है, अपराह्न, है ना, अपराह्न के 2 बजे ये घड़ियाँ वापस बजना शुरू हो जाएगी, है ना। 9 × 5 = 14 होता है, इसको हम 12 में घटाएंगे तो हमारा 2 बजे समय आ जाता है, ठीक है। तो वो दोपहर के 2 बजे वो घड़ियाँ बजना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक का मतलब है HCF, ठीक है। HCF हमारे पास 18 है, और संख्याओं को अनुपात के रूप में दिया गया है तो 5, 7, 11 इस प्रकार है। तो आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है, ठीक है, आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। देखिए ये संख्या आपके प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर का लघुत्तम होता है आपको उसको पूरा गुना करना होता है। प्राइम नंबर का जो लघुत्तम है आपको उसमें पूरा गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपको किस में दिया गया है, रेशियो में दिया गया है, अनुपात में दिया गया है। और इससे पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, या फिर 5वें नंबर का वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। इसमें
है ना। इसमें एलसीएम का मतलब होता है, यदि मैं इसको ए बी और सी मान लूँ तो ए बी सी, और यदि मैं एलसीएम को एक्स मान लूँ, है ना, तो यदि एक्स मानूँ तो इसका एलसीएम कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसका एलसीएम कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसका मतलब ये है कि 5 × 7 × 11 × 18, यदि हम इन तीनों को अगर गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम का बेसिक फंडा है। यदि आपको ये सूत्र पता नहीं है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सूत्र आप इसको लिख लीजिएगा, आपका काम आएगा। तो हमको एलसीएम यहाँ निकालना है, तो तीनों को जितने अंक दिए उसको गुना करने पर हमको आंसर मिल जाएगा। तो तीनों को गुना करने से क्या आंसर मिलेगा देखिएगा, है ना। यहाँ पर 11 सत्ते 77 हो रहा है। ठीक है, मोटी मोटी बात है, 11 सत्ते 77 हो रहा है। यदि उसको 10 से भी गुना करेंगे तो 700 से ऊपर चले जाएगा, 700-800 1000 से ऊपर चले जाएगा। तो ये आंसर हो नहीं सकता, है ना, ये वाला हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, है ना। अभी जो नहीं हो सकता है वही देख रहे हैं। अब बच क्या गया हमारे पास, 2 ठो बच गया। अब भी आपको ये पता है, यदि आप पढ़े होंगे मेरे से, तो मैंने आपको बताया था कि विभाजन वाले में या गुना वाले में 5 का मुलाकात यदि किसी सम संख्या से हो जाता है तो लास्ट का डिजिट 0 आना तय है। ठीक है, यदि 5 की जो मुलाकात है यदि 0 से हो, किसी भी सम संख्या से होती है तो लास्ट में 0 आना तय है। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि 5 का मुलाकात यदि 7 से हो, विषम से होता है तो लास्ट 5 आएगा, लेकिन 5 वापस से 0 से मिलने चला गया तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में अब देखिए मेरे पास ए बचता है और बी बचता है। ठीक है, ए बचता है और बी बचता है, तो लास्ट में 0 किसके पास है, लास्ट में 0 तो 69 और 30 के पास है, तो हमारा आंसर यही होगा, है ना। इसको पूरा गुना करके देखने की आवश्यकता नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम इधर बताएंगे कि कितना यूनिट डिजिट से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दिया गया है, 3 संख्याएं दिया गया है जो अनुपात में है 5, 6 और 7। ठीक है, और इसका लघुत्तम समापवर्तक दे दिया गया है 75, 60। उनका आपको महत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है, 75, 60 इसका दे दिया गया है ना। एलसीएम दिया गया है, क्या दिया गया है, एलसीएम। तो एलसीएम, चलिए एलसीएम ये दे दिया गया है, एलसीएम। ठीक है, अभी मैंने एलसीएम निकालना आपको बताया था। मान लेते हैं इसका एचसीएफ आपका एक्स है ना, मान लेते हैं इसका एचसीएफ एक्स है। तो मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में बताया है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ, तो मेरा लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो ए बी सी और एक्स, है ना। वो मुझे दिया क्या गया है, 75 और 60 दिया गया है। ठीक है, 75 और 60 दिया गया है, 75 और 60 दिया गया। तो ए की जगह मैं क्या लिखूँ, ए की जगह मैं लिखूँगा 5, 6 और 7 इंटू एक्स, तो मुझे पता करना है, तो ये हो जाएगा 75 और 60। ठीक है, 75 और 60, इसको सॉल्व करने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 का 7 से गुना करेंगे तो 7 21 210 होता है ना। ये कितना होता है, 210 होता है। तो 210 x बटा 75 बटे 60। यदि x का मान निकालना है 210 को इधर ही ले आएंगे, ये इस प्रकार ऐसा। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 36 जो x है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, इसका जो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36 हो गया। तो इस प्रकार आप आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्या ले लेते हैं ए और बी। इसका महत्तम समापवर्तक x, मैं महत्तम को हमेशा x लिखूँगा, याद रखिएगा, 36 है। ठीक है, और इनका जो योग है ना, इनका a प्लस जो b है वो कितना है, तो 756 है। ठीक है, तो ऐसे कितनी जोड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे कितनी जोड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 2 संख्याएं अगर दी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो ए प्लस, है ना, ए प्लस बी और एक्स, ये है संख्या का योग। बड़ा होगा थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि मेरे लिखते आराम से बने, है ना। मुझे क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग बराबर होता है x और a प्लस बी। ठीक है, x क्या है मेरा, x मेरा 36 है जो महत्तम समापवर्तक। ये इसका फार्मूला होता है ना, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो मैं अब इसमें मान को पुटअप कर देता हूँ। योग मेरे पास पता है, योग कितना है मेरे पास, तो 775। सबसे पहले मैं ये वाला साइड लिख लेता हूँ। तो a प्लस बी मेरे पास कितना है,
है ना। तो मेरे पास है a प्लस बी और x की जगह मैंने 36 लिख दिया बराबर 756। 36 को मैं इधर ले आता हूँ तो एक कट जाएगा, ठीक है। 36 को 56 से काटूंगा तो मेरे आंसर क्या मिलेगा, कटने के बाद ये मुझे मिल जाएगा 21। ये 21 बार में कट जाता है, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है a प्लस बी बराबर 21। अब ऐसी संख्याओं का योग बताइए जो 21 होता है, ठीक है। अब मुझे 20 और 21 का ऐसा कोई योग, अब a प्लस बी को मुझे 21 बनाना है किसी संख्या का योग करके। याद रहेंगे कि जो संख्या निकालेंगे वो हमारा को प्राइम होना चाहिए जिसका HCF 1 हो। तो चलिए अब इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अलग कलर लिखता हूँ ना ताकि पता चलते जाए यहाँ से। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 19 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लाइन से लिखते जा रहा हूँ ना, इधर 18 प्लस 3 है। उसके बाद लिख सकता हूँ 17 प्लस 4 लिख सकता हूँ। फिर ये हो जाएगा मेरा 16 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ मैं लिख सकता हूँ कितना 15 प्लस 6 लिख सकता हूँ। फिर 14 प्लस 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद और आता है 13 प्लस क्या होगा 13 प्लस 8 लिख सकता हूँ। और बचा है और लिखता ही रहता हूँ, फिर बताऊँगा लास्ट में। फिर ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 9, फिर 11 प्लस 10, ठीक है। उसके बाद 11 प्लस 11। इतनी जोड़ियाँ संभव हो सकती है ना। लेकिन ये सभी जोड़ियाँ आंसर नहीं होंगी, है ना। यदि मैं ए की जगह 19 रखूँ, बी की जगह 2 रखूँ, इस प्रकार से रखते जाऊँ तो ये सभी मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर वही होगा जिसका HCF 1 होगा, है ना। और संख्याएं ए और बी के फॉर्म में है तो फॉर्म अलग अलग होना चाहिए। तो 11 तो अलग अलग है नहीं, दोनों साइड में 11 आ गया तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं शुरू से देखता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने 19 और 2 लिखा था, इन दोनों का HCF 1 होगा क्या, बिल्कुल इन दोनों का HCF 1 होगा। 18 3 का HCF 1 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, है ना। 17 और 4 मेरा आंसर होगा, ठीक है। 17 और 4 मेरा आंसर होगा, 17 और 4 मेरा आंसर होगा। दूसरा 16 और 5 भी मेरा आंसर होगा क्योंकि इसका HCF 1 होगा, ठीक है। 15 और 6 मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 1 होगा नहीं। 17 और 7 और 14 लिख सकता हूँ, नहीं क्योंकि ये 7 से कट जाएगा, 7 1 से भी कट जाएगा तो ये नहीं होगा मेरा आंसर, ठीक है। 13 और 18 मेरा आंसर हो सकता है। तो अभी तक कितना मिला, 1 2 3 4 मिला, है ना। 4 मिला, 2 की और खोज करते हैं। 4 मिला, 2 की ओर खोज करते हैं तो एक और मिलेगा मुझे, 11 और 10 मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा मुझे और ये भी तो है, 20 और 1 भी तो है, और 11 और ये नहीं कटे, 11 और 10। इस प्रकार मुझे 6 ठो जोड़ा मिला। जोड़ा कैसे खोजे, हमने पहले ए बी निकाला और ए बी के बाद इसके संभावित जोड़े खोजे, है ना। तो 19 2 मिला, 18 3 मिला, 12 9 मिला, लेकिन जिसका HCF 1 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये इन सब क्वेश्चन में इस प्रकार से ही होगा। तो हमारे पास कितने जोड़े मिले, 6 जोड़े मिले। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या भिन्न जिसे 2 धनात्मक पूर्णांक के भाग या भिन्न PQ के रूप में लिखा जा सकता है। एक अंश P और एक गैर शून्य Q है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्या कहा है देखिएगा, है ना। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब जो भिन्न में है, 2 धनात्मक पूर्णांक भागफल भी P और Q के रूप में लिखा गया है, P और Q के रूप में लिखा गया है। एक अंश जो P में है और एक गैर शून्य Q है, उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, कुछ नहीं है ना। तो इसका महत्तम समापवर्तक पूछा है ना, तो ऊपर का HCF होता है और नीचे का LCM होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमको अंश का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है, मसा निकालना है, और हर का आपको लसा निकालना है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऊपर मसा कहाँ दिख रहा है, हमको ऊपर मसा दिख रहा है, अंश का मसा है ना, अंश का मसा होना चाहिए। इस प्रकार हमारा सी में आंसर दिख रहा है। तो ये हो रहा हमारा उत्तर। 2/3, 4/6 और 9/8 का लघुत्तम निकालना है। 2/3, 4/6 और 8/9 का लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम। तो ऊपर का LCM निकलेगा और नीचे का HCF निकलेगा, ठीक है। ऊपर का LCM निकलेगा, नीचे का लघुत्तम क्या होगा, सिर्फ नीचे का महत्तम क्या निकलेगा, 3 से सभी कट जाएंगे तो हमको
नीचे 3 आ गया। अब नीचे 3 में किसका किसका ऑप्शन है, तो ये कट गया, ये कट गया, नीचे आपका 2 पी और सी दोनों में से कोई एक आंसर हमारा होने वाला है। अब ऊपर का हमको एलसीएम निकालना है ना। देखिए 8 के अंदर 4 है, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना, जिसमें 2 भी रहेगा और 2 भी रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा एलसीएम 8। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8/3, ऑप्शन नंबर बी। 23 से बड़ी दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक। 23 से बड़ी, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, 23 से बड़ी, है ना, 23 से बड़ी दो लघुत्तम समापवर्तक, 23 से बड़ी दो लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1771 है, महत्तम समापवर्तक 23 है। तब इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 23 से बड़ी संख्या है, दो ए और कोई बी संख्या है, ठीक है, दो संख्या है जो है 23 से आपका बड़ी है, ठीक है, 23 से बड़ी है, ये तो फिक्स है, और इसका महत्तम भी 23 है ना। इन दोनों का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ भी 23 है, ठीक है। तो तब की स्थिति में आपको बताना है कि अब इनका योग क्या होगा, ठीक है, ठीक है। यदि महत्तम समापवर्तक 23 है तो हम संख्या कैसे निकालते थे, उस संख्या में हमको महत्तम समापवर्तक को गुना करना होता था। तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा a × 23, दूसरा संख्या हो जाएगा bx मान लें, या फिर इसी को 23 मान लेते हैं, ठीक है। पहला संख्या होगा a 23 और दूसरा होगा b 23। अब बोला गया है इनका संख्याओं का योग पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। ऐसे करने के बजाय आप थोड़ा शॉर्टकट तरीके से कीजिए, इसमें समय लग जाएगा, है ना। पहले हमने सूत्र क्या बनाया था, ये देखिए, पहले यदि हमको एलसीएम निकालना था तो क्या करते थे, हम करते थे a × b, है ना, a × b × x, ये हमारा होता था लघुत्तम। लघुत्तम हमको दिया गया है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1771, ठीक है। ये भी तो हमको पता नहीं है, लेकिन x पता है ना, x पता है, x कितना है, x तो 23 है हमारे पास, ठीक है, x पता है ना, x हमारे पास कितना है, 23 है, तो ये 23 है। अब यदि हम ए बी निकालना है इनटू फॉर्म में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 771 और 23 को इधर पक्षांतर कीजिए, काटेंगे तो आपको मिलेगा 77, क्या मिलेगा, 77 मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया a × b = 77। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा जोड़ी है जो 77 ये हो सकता है, कौन सा ऐसा जोड़ी जो 77 हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 77 लिख सकते हैं क्या, तो ये 77 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ही कंडीशन में अब हम नंबर फाइंड करते हैं, क्योंकि अब हमको क्या है, यहाँ रियल नंबर मिल गया, तो रियल नंबर जैसे ही मिला है तो हमें इस नंबर के साथ अब उसको गुना करके देखना होगा, ठीक है, गुना करके देखना होगा। गुना करके देखते हैं मतलब ये जो हमारे पास जो एचसीएफ है, इस 23 को हम सबसे पहले a के साथ गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 23, है ना। 23 को a के साथ गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 23, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि दोनों संख्याएं 23 से बड़ी है, दोनों संख्या जो है 23 से बड़ी है, इसका मतलब हमने 1 × 77 किया था वो गलत है ना, 1 × 77 किया था वो गलत है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं 7 × 11 करेंगे तो भी 77 मिलेगा क्या, है ना, 7 × 11 करेंगे तो भी हमको 77 मिल जाएगा। अब इसमें हमको 23 को गुना करके देखना है, ठीक है, या तो आप सीधा गुना करके देख लीजिए, क्योंकि अब इससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या है 23 से बड़ी आने वाली है, ठीक है। तो या तो आप एक एक गुना करके देख लीजिए, या फिर योग का मैंने फार्मूला बताया था a × a + b, ठीक है, a × a + b। तो 17 और 7 और 17 को जोड़ेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 7 दूनी 14 आपको मिलेगा, ठीक है। ये 7 और 11 है ना, 7 और 11, एक मिनट फिर से इसमें हौच पौच हो गया जी, फिर से देख लीजिए। ये देखिए सबसे हमारे पास सेकंड जोड़ी क्या बना, 7
इंटू 11, है ना। अब इसमें हमको जैसे 23 से गुना करेंगे तो 7 से गुना करेंगे तो ऊपर ही आएगा, हमारा कंडीशन फॉलो हो गया कि 23 से बड़ा होना चाहिए। अब योग निकालना है, तो योग के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था या फिर सूत्र बताया था a + b, है ना। तो मेरे पास a कितना है 7 है और b कितना है 11, इन दोनों को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 18, है ना। मेरे पास क्या आ जाएगा 7 × 8 18 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 7 × 1 18 हो जाएगा। अब 18 को मुझे 23 के साथ गुना करेंगे तो 8 × 24, ठीक है। ये हो जाएगा 18 गुना x की जगह 23। अगर इनको मैं गुना करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 414, तो C मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों का, है ना, 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना है। यदि एक अंक ज्ञात हो तो देखिए क्वेश्चन इजी है, मैंने एक फार्मूला बताया था, 2 अंक मैं ले लेता हूँ a × b, इसका जो गुणनफल है इसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। हमको क्या दिया गया है, हमको एक संख्या दे दिया गया है, एक संख्या क्या दिया गया है, तो एक संख्या हमको दिया गया है 391, है ना। दूसरा हमको b निकालना है। एलसीएम क्या दिया गया है, तो एलसीएम है 50 83 × 23, ठीक है, 50 83 × 23। अब इस क्वेश्चन में देखिए, है ना, यहाँ पे b है, मुझे b निकालना है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इस 93 को इधर पक्षांतर करूँ और पूरा सॉल्व करके आंसर ले आऊँ, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको यूनिट डिजिट से निकालना चाहता हूँ तो अब कैसे करूँगा, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यूनिट डिजिट के यदि मैं इन दोनों संख्याओं को गुना करूँ तो मुझे 9 मिलने वाला है, ठीक है, ये पक्की बात है, 9 मिलने वाला है। तो 9 मिलने वाला है मतलब मेरा यूनिट डिजिट 7 हो नहीं सकता, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है मेरा 7 हो नहीं सकता और 3 हो नहीं सकता। एक होगा तो ये 299 होगा या 319 होगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आंसर बनेगा। अब हम यहाँ छांट नहीं पाए तो हमारा अंत से फिर अंत वाला हमारा चलता है कि हमको उसको पक्षांतर करना ही पड़ेगा, है ना। पक्षांतर करके 23 और 391, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 299, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। और जिसको भाग नहीं आता, मान लेते हैं जिसको भाग नहीं आता, वो क्या करेंगे, इस 391 में इस 299 और 391 को 319 को गुना करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, 2 संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है, तो x + y दिया गया है, ठीक है। और इसका महत्तम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है कितना, px - y दिया गया है, ठीक है। यदि एक संख्या p हो तो दूसरी संख्या आपको बताना है, सिर्फ वही कंडीशन लगाना है। एक संख्या p है तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो इन दोनों का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो x + y × px - y होगा, है ना, x + y × px - y होगा। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर आपके हाथ में है। यदि मैं p को बाहर हटा दूँ, ठीक है, यदि मैं p को, देखिए मैं ये p है, यहाँ भी p है, तो इस p से इस p गया, एक p से एक p कट गया, मेरे पास क्या बचा x की घात x + y और x - y। ये आपको a + b² और a - b² दिख रहा है ना, तो ये होता है आपका x² - y² जो x की वैल्यू है, ठीक है। हमको निकालना क्या था, दूसरी संख्या निकालना था, तो दूसरी संख्या x निकल गई है, क्या है इसका वैल्यू, x² और y², ये हमारा आंसर है, ये वाला, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।